तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नॉर्मल लर्निंग पर। और हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की बायोलॉजी, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, उसमें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। 25 फरवरी को आपको आपके साइंस का एग्जाम है, तो उसमें आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे और आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमने जैव पराक्रम चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें कुछ एमसीक्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ऑप्शन ए है कवकों में, ऑप्शन बी है जंतुओं में, ऑप्शन सी है हरे पौधों में, ऑप्शन डी है परजीवी में। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है आपको बताया था, जब पढ़ाया था तब आपको बताया था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधों में होती है। प्रकाश जो है सूर्य से सूर्य का प्रकाश लेता है, और मिट्टी से जो है जल लेता है, और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और जो उसके पत्ते होते हैं हरे पत्ते, उनमें से क्लोरोफिल लेता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। तो किसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पाई जाती है? तो हरे पौधों में। ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर है। तो चलिए अगला करते हैं, दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ग्लूकोज के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 6। तो जो हमारे ग्लूकोज के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज के एक अणु में 6 परमाणु होते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। डी जो है हमारा राइट ऑप्शन है। डी राइट ऑप्शन, ठीक है। अब अगला हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। किस खाद्य पदार्थ से हमें उचित मात्रा में आयोडीन मिलता है? मिलता है। चीनी, चावल, नमक, इनमें से कोई नहीं। तो किस खाद्य पदार्थ से हमें उचित मात्रा में आयोडीन मिलता है? आयोडीन मतलब क्या होता है? नमक। तो आयोडीन हमें किससे मिलता है? नमक से। ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। मनुष्य एवं अन्य मांसाहारी किस पदार्थ का पाचन नहीं कर सकते हैं? ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा प्रोटीन, ऑप्शन बी सेलुलोज, ऑप्शन सी वसा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मनुष्य एवं अन्य मांसाहारी किस पदार्थ को पाचन नहीं कर सकते हैं? तो किसको नहीं कर सकते? सेलुलोज का पाचन मनुष्य और जो है अन्य मांसाहारी जीव सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकते। किसका पाचन नहीं कर सकते? सेलुलोज का। तो बी हमारा सही आंसर है। अब अगला हम देखते हैं 5वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण कौन है? ऑप्शन ए हमारा है बैक्टीरिया,
ऑप्शन बी हमारा है कसकूटा। ऑप्शन सी हमारा है विषाणु। ऑप्शन डी हमारा है कवक। तो निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण कौन सा है? इनमें से परजीवी कौन है? तो परजीवी कसकूटा है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन बी कसकूटा जो है परजीवी पदार्थ है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है? लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं, पाई जाती हैं। तो ऑप्शन ए हमारा है 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 1। तो हमारे मुख गुहा में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो 3 जोड़ी। कल आपको पढ़ा था हमारे मुख में कितनी लाल ग्रंथियां पाई जाती है? तो 3 जोड़ी पाई जाती है। 3 जोड़ी, एक जोड़ी में 2 होती है और 3 जोड़ी में 6 होती है। तो कितनी पाई जाती है? 3 जोड़ी पाई जाती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अब देखते हैं। दांत की सबसे ऊपरी परत है, सबसे ऊपरी परत है। ऑप्शन ए जो है हमारा एटाइन, बी जो है इनेमल, सी जो है अस्थि और डी जो है क्राउन। क्या है? क्राउन। तो हमारे जो दांत होते हैं सबसे ऊपरी परत कौन सी होती है? तो सबसे ऊपरी परत एनेमल होती है। दूसरी कौन सी है? तो दूसरी डेंटाइन होती है। दूसरी डेंटाइन होती है और पहली कौन सी होती है? एनेमल होती है। तो एनेमल हमारा जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। मुख गुहा में आहार के कौन से भाग का पाचन होता है? पाचन होता है। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी वसा, ऑप्शन डी न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल। तो हमारे मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? आहार, हमारे मुंह में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का। किसका? कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे मुंह में होता है और इसका आंसर बी आंसर इसका सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वां क्वेश्चन। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, आवश्यक है। ऑप्शन ए जो है हमारा है पर्णहरित, ऑप्शन बी हमारा है सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन सी हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी हमारा है इनमें से सभी, इनमें से सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? पर्णहरित आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, इनमें से सभी आवश्यक है। स्वपोषी जब हमने पढ़ा था तो स्वपोषी को क्या बताया था? क्या होते हैं स्वपोषी? वह होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं बना, दूसरों पर निर्भर ना होकर जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वे स्वपोषी होते हैं। तो स्वपोषी के उदाहरण क्या थी? जैसे पौधे हो गए, तो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, सूर्य से सूर्य का प्रकाश लेते हैं, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और अपने पत्तों से पर्णहरित क्लोरोफिल लेते हैं और मिट्टी से जल लेते हैं और फिर अपना भोजन बनाते हैं, अपना पोषण बनाते हैं। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? पर्णहरित भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। तो इनमें से ऑप्शन डी, इनमें से सभी हमारा ऑप्शन डी सही आंसर है। तो अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 10वां क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण
की क्रिया में ऑक्सीजन ऑक्सीजन बाहर निकलता है, बाहर निकलता है, बाहर निकलता है। तो ऑप्शन ए हमारा हो गया जल, ऑप्शन बी हो गया ग्लूकोज, ऑप्शन डी हो गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑप्शन सी हो गया हमारा डिक्टियोजोम, डिक्टियोजोम। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसमें हमको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन बाहर निकालता है। तो ये किसके माध्यम से निकालता है? जल के माध्यम से, ग्लूकोज के माध्यम से, या फिर डिक्टियोजोम के माध्यम से, CO2 के माध्यम से। तो इसका आंसर क्या है? CO2 आंसर हमारा सही है। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम पाया जाता है, पाया जाता है क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल में। ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा वर्णी लवक में, वर्णी लवक में, लाल रक्तकण में, लाल रक्तकण में, या फिर श्वेत रक्तकण में, श्वेत रक्तकण में। तो मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है, लाल रक्तकण में पाया जाता है, कि वर्णी लवक में पाया जाता है, कि श्वेत रक्तकण में पाया जाता है? तो जो हमारा मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा ए सही आंसर होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, आपको बताना है क्लोरोफिल वर्णक जो होता है उसका रंग क्या है? हरा है, नीला है, तो सॉरी पीला है, नीला है, या फिर लाल है? तो आपको बताना है कौन सा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 1 मिनट में आप कर देंगे, मिनट भी नहीं लगाएंगे। क्लोरोफिल वर्णक जो होता है, क्लोरोफिल पाया कहाँ जाता है? पौधों में। पौधों में कहाँ पाया जाता है? तो पौधों की जो पत्तियां होती है उसमें पाया जाता है। और क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। ये क्लोरोफिल जो पौधों में पत्ते पाए जाते हैं वो क्लोरोफिल के द्वारा ही हरे रंग के दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कवक में, कवक में पोषण की, पोषण की कौन सी विधि है? कौन सी विधि है? तो ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा स्वपोषी, ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा संभोजी, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा मृतजीवी, ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। तो कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक में पोषण की मृतजीवी विधि पाई जाती है। कौन सी मृतजीवी? तो ऑप्शन बी हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर, सड़ी गली, सड़ी गली वस्तुओं पर, वस्तुओं पर पोषित होने वाले, पोषित होने वाले या पोषण प्राप्त करने वाले, ठीक है, पोषित होने वाले जीव क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा परजीवी, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा मृतजीवी, ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा परपोषी, ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा स्वपोषी। तो सड़ी गली वस्तुओं पर पोषित होने वाले जीव क्या कहते हैं? कहलाते हैं? तो जो जीव जो है गली सड़ी वस्तुओं से, मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? तो मृत जीवी कहलाते हैं। ठीक है, तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला 15 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान, आदान प्रदान कहाँ होता है? कहाँ होता है? तो ऑप्शन ए हमारा है सिरा,
ऑप्शन सी हमारा है मध्यशिरा, ऑप्शन बी हमारा है रंध्र, और ऑप्शन डी हमारा है कोई नहीं इनमें से। ठीक है, तो आप लोग बताइए पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? तो आपको जब रंध्र पढ़ाया था तो बताया था गैसों का आदान प्रदान करने का कार्य किसका है? रंध्र का है। तो गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? रंध्र में होता है। तो ऑप्शन हमारा बी सही है, रंध्र जो है गैसों का आदान प्रदान करता है। अगला देखेंगे 16वां क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? कौन सी है? ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा लार ग्रंथि, ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा यकृत, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा अमाशय, और ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा थायराइड। थायराइड। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। यकृत को लीवर कहते हैं, और यकृत में ही पित्ताशय रस जो है बनता है। पित्त का रस कहाँ बनता है? यकृत में बनता है। और संग्रहित कहाँ होता है? तो संग्रहित होता है पित्ताशय में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिए, वीडियो को 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है? ऑप्शन ए हमारा हो गया स्टोमेटा, ऑप्शन सी हमारा हरित लवक, ऑप्शन बी हमारा पानी, ऑप्शन डी हमारा जड़। तो प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है? तो क्या है प्रकाश संश्लेषी का अंग कौन सा है? तो प्रकाश संश्लेषी का अंग है हरित लवक। हरित लवक, इसी को क्लोरोफिल कहा जाता है। हरित लवक को ही क्लोरोफिल कहा जाता है। तो देखिए पहले पूछा था क्लोरोफिल में कौन सा वर्णक पाया जाता है, तो कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो हरित वर्णक पाया जाता है। ठीक है, अब इसको देखिए क्वेश्चन को घुमा दिया, प्रकाश संश्लेषी अंगक में कौन सा, इन अंगक इनमें से कौन सा है कि प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो उसमें किस अंग की जरूरत पड़ती है? कौन सा? तो हरित लवक की जरूरत पड़ती है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। तो इस तरह क्वेश्चन घुमा के देंगे आपको एग्जाम में, तो इसको अच्छे से करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, ना कुछ गलत करके आना है, अच्छे से करना है, अच्छे से रिवीजन करिए आप लोग अभी। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की इकाई है, प्रकाश संश्लेषण की इकाई है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा एटीपी, ऑप्शन सी हमारा क्लोरोफिल अणु, क्लोरोफिल अणु, क्लोरोफिल अणु, ऑप्शन बी हमारा NADPH2, ऑप्शन सी हमारा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण की इकाई कौन सी है? तो प्रकाश संश्लेषण की इकाई देखिए इसमें फिर घुमा के आपको दे दिया कि प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश संश्लेषण करने में किस चीज की आवश्यकता होती है? तो मेन इकाई क्या? क्लोरोफिल अणु। ठीक है, तो विल बी द राइट आंसर, सी हमारा जो राइट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। तो आज हम 20 क्वेश्चन करेंगे, कल हम अपना शोषण पढ़ेंगे तो उसमें भी कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आपके एग्जाम आने तक क्वेश्चनों को बार बार रिपीट कर लिया जाएगा ताकि आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छोड़ के ना आए। जैव पराक्रम, जैव पराक्रम के अंतर्गत कौन आता है? कौन आता है? तो ऑप्शन ए जो है हमारा पोषण, ऑप्शन सी हमारा उत्सर्जन, ऑप्शन बी हमारा है श्वसन, ऑप्शन डी हमारा है इनमें सभी, इनमें सभी। तो जैव पराक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो जैव पराक्रम के अंतर्गत पोषण भी आता है, शोषण भी आता है, उत्सर्जन भी आता है। तो आंसर हमारा होगा इनमें से। इसमें एक चीज और आता है, तो जैव पराक्रम में क्या क्या आता है इधर नोट कर लीजिए। जैव पराक्रम में पोषण आता है, परिवहन आता है, शोषण आता है, उत्सर्जन आता है। ठीक है, तो ये सभी आते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कर लें, क्वेश्चन नंबर 20 आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन पोषण की विधि है? पोषण की
विधि है? निम्न में से कौन पोषण की विधि है? ऑप्शन ए स्वपोषण, ऑप्शन सी परपोषण, ऑप्शन बी श्वसन, श्वसन, ए एवं सी। तो निम्न में से कौन से पोषण की जो है विधि है? तो पोषण की विधि कौन सी है? पोषण एक होता है स्टव पोषण और एक होता है परपोषण। हमने पढ़ा था एक स्टव पोषण और दूसरा पढ़ा था परपोषण। तो आंसर हमारा होगा डी, ए और सी जो है हमारा सही आंसर है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम आगे पढ़ेंगे, इसके श्वसन चैप्टर कंप्लीट करेंगे, श्वसन जो हमारा टॉपिक है उसको कंप्लीट करेंगे और उसमें कुछ लास्ट में हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से तैयारी करिए। जय हिंद, जय भारत।